नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है 3 दिसंबर और चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन चुनाव के नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी लेकर ये नतीजे आए हैं। लेकिन इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है कि अब आगे क्या होगा, ये नतीजे तो आ गए, अब आगे क्या होने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बृहस्पतिकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, देखिए नतीजे जो आए हैं वो सबको स्वीकारने भी पड़ेंगे और नहीं स्वीकारेंगे तो करेंगे क्या, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है, किस तरह से फैक्टर इन किया जाएगा और इन हार जीत से क्या सबक लिया जाएगा? देखिए, नतीजे जो हैं वो वर्तमान हैं और आप भविष्य की बात कर रहे हैं। नतीजे ऐसे आए हैं जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी। जहाँ तक सवाल छत्तीसगढ़ में जीत का है, जहाँ तक सवाल राजस्थान में क्लियर कट मेजॉरिटी के आने की बात है और जहाँ तक सवाल मध्य प्रदेश में इस अप्रत्याशित परिणाम का है। बिल्कुल। रहा सवाल तेलंगाना का, तो तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेजोड़ रहा है क्योंकि मत प्रतिशत जो है वो 14% के आसपास है और सीटें भी बढ़ी हैं। तो एक लिहाज से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। कांग्रेस के लिए कंसोलेशन की बात यह है कि दक्षिण में कर्नाटक का दुर्ग जीतने के बाद उसे एक दूसरा पड़ाव मिला है। बड़ी जीत तेलंगाना में उसकी हुई है और एक स्थापित सत्ता 10 साल से चली आ रही बीआरएस की ताकत को उसने चैलेंज किया और बहुत ही कम सीटों पर पिछली बार आई कांग्रेस इस बार बहुमत से ज़्यादा सीटें लाने में अकेले दम सफल हुई है। हम लोग बात भी कर रहे थे इस बारे में कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है और वो होता दिखाई पड़ रहा था। केसीआर और उनका परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वहाँ की जनता में उनके प्रति अविश्वास आ गया था। पर इस तरह का चमत्कारिक अविश्वास हम लोग गहलोत जी के शासन के खिलाफ नहीं देख रहे थे, वसुंधरा जी के लिए इस तरह का समर्थन नहीं देख रहे थे। इस तरह का चमत्कारिक अविश्वास हम बघेल साहब के शासन के खिलाफ नहीं देख रहे थे। हम नहीं देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता, रमन सिंह को एकमात्र नेता वहाँ कह देना अब अनिश्चित होगा आज की तारीख में, लेकिन किसी भी नेता के प्रति नहीं था कि भाई वो हौसला वो दे रहा है नेता तो हम उसके समर्थन में करें। या फिर शिवराज सिंह चौहान साहब को तो एक तरह से राइट ऑफ कर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। अगर इतनी बड़ी वो मेजॉरिटी लेकर आने वाले हैं तो उन्हें तो फेस घोषित कर दिया होता। इतने केंद्रीय मंत्रियों की जरूरत क्या थी फिर? क्या थी? 7 सांसद उतारे गए थे और कोशिश इस बात की हो रही थी कि नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए। तो ये जो अप्रत्याशित नतीजे हैं ये दरअसल जनता की जो सूझबूझ है ये उसके परिचायक है। आप कुछ भी सोचें, हम यहाँ खड़े होकर कुछ भी एनालाइज कर लें, नेता कुछ भी अपने भाषणों में कह जाएं, लेकिन जो जनता है वही जनार्दन है, वही तय कर देती है कि आखिर वहाँ चीज़ें कैसे घटित होने जा रही हैं। लिहाजा यहाँ के बाद वो स्वीट पीरियड शुरू होता है जो कुछ लोगों के लिए स्वेट पीरियड भी होगा, पसीने से तरबतर उन्हें रखेगा। कुछ लोगों के लिए बड़ा सुखद ये 4 महीने बीतेंगे जिसमें कि उन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है और सुखद खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा क्योंकि उसे एक बड़ा मजबूत सा प्लेटफॉर्म मिल गया है और उस प्लेटफॉर्म पर जिसमें कि हिंदी पट्टी के सभी चुनाव वो जीत सकती है ये लिखा हुआ है और उस प्लेटफॉर्म के दम पर वो आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है हिंदी पट्टी से। हिंदी पट्टी में उसकी स्वीकार्यता जो है वो घटती जा रही है, लेकिन दक्षिण के दुर्ग उसके लिए खुलते जा रहे हैं। तो एक नॉर्थ वर्सेस साउथ का ये चुनाव दिख रहा है जहां कांग्रेस पार्टी अब दक्षिण के 5 राज्यों में से 3 राज्यों में सत्ता में आ गई है और उत्तर में कमोबेश उसके 2 जो राज्य जाने के बाद वो पूरी तरह से हिंदी पट्टी से उसका सफाया है। पहाड़ों में हिमाचल में उसकी सत्ता है और ये कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि ये पूरा क्षेत्र विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में
जो पर्वतमाला नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है, तो विंध्य पर्वतमाला के उत्तर से लेकर के हिमालय की तराई तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र आमतौर पर उसके साथ है। और जाहिर है कि अगर ये उसके साथ है तो फिर आने वाले 4 महीने उसके लिए स्वीट पीरियड होंगे। अभी नतीजे आ गए हैं और नतीजों के साथ साथ एक घोषणा भी हो गई है कि 6 तारीख को दिल्ली में एक बैठक होनी है, चौथी बैठक जो कि इंडिया गठबंधन की होगी। ये घोषणा के पीछे क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि नतीजे जब साफ हो गए थे ऑलमोस्ट, तब ये घोषणा की गई है, तो इसके पीछे क्या नज़र आ रहा है? और क्योंकि सेमीफाइनल के बाद सीधे उसी दिन फाइनल के लिए घोषणा कर देना, उसी की तैयारी के लिए घोषणा कर देना, क्या दिखाता है, क्या समझा जाए इसको? हमें तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस ये घोषणा आज करती अगर वो तीनों राज्य जीत जाती हिंदी पट्टी के, हाँ, और क्या ये घोषणा इसीलिए हो रही है कि वो तीनों राज्य हार गई है? और अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग उसे दिखानी थी तो उसने फिर अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को कंटेन क्यों नहीं किया? कंटेन करने से मेरा तात्पर्य ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जिनको भी न्योता गया होगा, वो तो 5 दिन पहले तक ये कह रहे थे सबको वोट देना, कांग्रेस को मत देना। उनके समर्थक जो भी होंगे उन्होंने कांग्रेस को वोट तो दिया नहीं होगा। बड़ी झूठी पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा? लोग कहते हैं कि साहब देखिए उनको कह करके सीट नहीं दी, पर सीट नहीं देने के बाद भी क्या उन्हें कहना चाहिए था? पहली बात तो ये है। लेकिन अगर उन्होंने कहा तो क्या इसमें धोखा कांग्रेस का था? और बड़ी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में जब होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बड़ी होती है। तो कॉन्ट्राडिक्शन को कंटेन करना, जो आपके पास ये विषमताएं हैं, उन विषमताओं को अपने साथ समेट करके ले चलना बड़ी पार्टी का काम होता है। वो करने में कांग्रेस असफल रही, और जब असफल हो गई है तो अब कह रही है कि आप सब लोग आइए 6 तारीख को मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। साहब आप जीतते और तब कहते तो उसका इम्पैक्ट क्या होता? बिल्कुल। और आज जब हार करके आप कह रहे हैं तो आपकी वजूद, आपकी ताकत उसी इंडिया गठबंधन के भीतर घट गई। पहली बात तो ये हो जाती है कि आपकी ताकत घट गई है। दूसरी बात ये है कि अब फिर से अखिलेश यादव को ये मौका मिलेगा। मैं आज सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के एक नेता कह रहे थे कि ये कमलनाथ क्या जीतेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी ने कहा था छोड़ो अखिलेश की बातें। तो देखिए इस तरह का जो वैमनस्य है, जाहिर है कि उसने एक माहौल बनाया कांग्रेस के खिलाफ। वो हर जगह प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। उन सब का एक मिला जुला असर है ये नतीजा। और इंडिया गठबंधन केवल केंद्र में है और राज्य में नहीं है। ये कितना बड़ा फेलियर है, ये सोच कितनी बड़ी फेलियर सोच है, ये आज साबित हो गया। कोई गठबंधन किसी चुनाव के लिए है और किसी चुनाव के लिए नहीं है, ये तो हम जैसे सामान्य आदमियों को भी समझ में आता है। हम लोगों ने बहुत पहले इस पर चर्चा भी की थी कि आप लोकसभा चुनाव में कह रहे हैं हम साथ में हैं, जो कि कुछ ही महीने बाद होना है। ऐसा नहीं है कि बहुत अंतर हो, 1 साल 1.5 साल, तब तक आप लोगों के मन से उस बात को मिटा दीजिए कि नहीं हम कभी आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। आप राज्य में कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, और खुद भी लड़े तो क्या हासिल हो गया? 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट भी नहीं आई। अखिलेश यादव का हाल भी ऐसा ही रहा, 1 सीट एमपी में नहीं आई या फिर कहीं भी नहीं आई। और उनके वोट परसेंटेज अगर दोनों पार्टियों की मिला लें तो तीनों राज्यों में मतलब 1% भी नहीं होता। हम लोग अभी कुछ देर पहले देख भी रहे थे। तो इससे हुआ क्या? क्या कांग्रेस को डैमेज इन्हीं चीज़ों से हुआ या फिर कुछ और भी है जो सबक लेने की ज़रूरत है इन चुनाव से कांग्रेस पार्टी को? जब आपने थियोरेटिकली ये तय कर लिया कि लोकसभा चुनाव में 1:1 होगा, 1 बनाम 1 होगा, जब ये लोकसभा चुनाव के लिए लागू है तो विधानसभा चुनाव के लिए क्यों नहीं लागू है? क्या ये एक प्रयोग के तौर पर नहीं किया जा सकता था क्या? तो थियोरेटिकली आप अगर ये तय कर रहे हैं तो यकीनन प्रयोग के तौर पर किया जा सकता था कि हमने लोकसभा में जो तय किया है क्या उसे हम धरातल पर अभी उतार लें। ये ज़रूर था कि कांग्रेस में एक भय था। कांग्रेस में एक भय ये था कि मान लीजिए कि 4 सीटें या 5 सीटें अगर हम सपा को देते हैं
और वो जीतते हैं उसमें से कुछ सीटें, क्या गारंटी है कि वो सपा के पास रह जाए? तो ये गारंटी अखिलेश जी को देना था। कांग्रेस ने कभी ये प्रश्न किया क्या? इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। ये वो उनसे कह सकते थे कि साहब आपको हम सीट तो दे दें, लेकिन आप उन्हें जीतने के बाद रोक पाएंगे वो भाजपा में न चले जाएं, इसकी क्या गारंटी है? सही बात है। हमेशा यही होता आया है और आगे भी यही हो सकता है। तो आप क्यों हमसे लेना चाहते हैं? या फिर आपके उम्मीदवारों को हम अपनी टिकट पे लड़ा दें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपको? आपके उम्मीदवार हैं, हम अपनी टिकट पर अकोमोडेट कर लेते हैं, हमें बीजेपी को हराने दीजिए, या फिर हम गठबंधन में लड़ जाएं, आप हमें एश्योरेंस दीजिए कि जो जीतेंगे तब भी हमारे साथ रहेंगे, हारेंगे तब भी हमारे साथ रहेंगे। तो जो बातों में एक मैच्योरिटी होती है इस तरह के गठबंधन को बनाने के वक्त, वो तो कम से कम दलों में दिखाई नहीं पड़ी। एक संबंध विच्छेद, कम्युनिकेशन के अवरुद्ध हो जाने की स्थिति बनी, जिसमें कि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, और नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है। दूसरी बात बीएसपी को लेकर के है। देखिए, बीएसपी हर जगह चुनाव लड़ी, और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या कोई और दल हो, उन सबों से ज़्यादा वो वोट लेकर आ रही है। बिल्कुल, वो सभी सीटों पर नहीं लड़ रही है, लेकिन जहां भी लड़ रही है उसके एक निश्चित संख्या के वोट आ रहे हैं। 2%, 3%, कम सीटों पर लड़ करके 2-3% हासिल करना छोटी बात नहीं होती है। हर सीटें भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि वोट ही मिल रहे हैं। हाँ, सीट एक भी दो आ जगह सीटें भी आ रही हैं। तो ये जो सब्सटैंशियल नंबर ऑफ वोट कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के मदद में बीएसपी ले जाती है, वो कांग्रेस को डैमेज कर जाता है। कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के मदद में अगर बीएसपी कुछ सीटें वोट्स ले जाती है तो बीजेपी को मदद कर जाती है। तो इस तरह की अगर बात है तो इसे भी कंटेन आपको करना पड़ेगा। उनकी क्या शर्तें हैं? उनकी कोई शर्त होगी? नहीं होगी? आप बात करके देखें, क्योंकि अगर वो नहीं हो पाता है तो क्या है कि जो गैर भाजपा वोट हैं वो तो छिन्न भिन्न होंगे ही। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद संदेश इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक सोच थी कि क्या साहब इस बार 303 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा तो राहुल बनाम प्रधानमंत्री मोदी हुआ था, तो प्रधानमंत्री मोदी पर्सनालिटी के क्लैश में बहुत आगे निकल गए थे। लेकिन इस बार जातीय गुणागणित का मसला है, इस बार कास्ट सेंसस का सवाल है, इस बार आरक्षण के मुद्दे को नीतीश कुमार एंड कंपनी ने आगे बढ़ा रखा है, और वही मुद्दा राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं। तो इस बार होगा कि नहीं होगा? 2024 का चुनाव थोड़ा अलग मुद्दों पर आधारित रहेगा क्या? लेकिन देखिए, उनके लिए बड़ा सुखद संदेश आ गया है इन नतीजों में कि साहब हर जगह राहुल गांधी बोलते रहे जातीय जनगणना करा लो, हर जगह यही बोलते रहे कि आरक्षण बढ़ेगा, हर जगह ये सब बातें, ये उनके मुद्दे नहीं हैं। इस पे वोट मिलते हैं। नीतीश कुमार अगर बोले, लालू प्रसाद यादव अगर बोले, अगर ये बातें अखिलेश यादव बोले, आप बोलते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छे लोगों के लिए आप करते क्या है कि आपके जो वोट्स हैं उसको अपनी तरफ से भगा देते हैं। जैसे कुछ सवर्ण वोट अभी भी कांग्रेस के पास ऐसा माना जाता है कि है, और लालू प्रसाद यादव जब कांग्रेस के साथ लड़ने का प्रस्ताव रखते हैं तो यही मान के चलते हैं कि जो पारंपरिक रूप से कुछ कांग्रेसी बचे हुए हैं बिहार में, तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से हमें मिल जाते हैं वोट, और इस कारण से हमें कांग्रेस का साथ चाहिए। लेकिन आप अपनी उस यूएसपी को भूल करके वो लाइन लेने लगे राहुल गांधी, जो लाइन अभी तक अखिलेश और तेजस्वी यादव लेते हैं, तो उनका भला नहीं हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने खराब किया है, कांग्रेस ने कई जगहों पर बहुत अच्छे वोट हासिल किए हैं। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में मात्र 2-3% का अंतर है, या 4% का अंतर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में तो ज़्यादा है, राजस्थान में 4% का है, मध्य प्रदेश में करीब 8% का है। इन सब जगहों पर अगर आप अपने मुद्दों से स्टिक करते, आप अपनी बात कहते, आप एक नया बोरोड लाइन ले लिया है आपने, देखना पड़ेगा कि क्या यही है लाइन जो कि आपको सूट करता है, आप आगे भी बोलेंगे, या फिर कांग्रेस को सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी समाज के लोगों का वोट चाहिए, जो कि हमेशा से ट्रेडिशनली होता आया है। देखिए, लालू जी वैसी पार्टी चला सकते हैं जैसी वो चलाते हैं,
यादव और मुस्लिम बहुल वाली पार्टी है उनकी 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 पैदाइशी वहीं से है। वो यूएसपी है वही उनकी। कमोबेश अखिलेश जी भी वैसा कर सकते हैं, बहन कुमारी मायावती भी कर सकती हैं। क्या कांग्रेस वैसा कर सकती है? और अगर नहीं कर सकती है तो फिर राहुल जी ने ऐसा क्यों किया? ये प्रश्न उन पर उठता है। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस तरह से सामने आए हैं। और अहम बात तो देखिए यहाँ ये भी है कि 300 सीट लेकर आने के बाद जो संशय की स्थिति थी, उस संशय का कांटा निकल गया। अब भारतीय जनता पार्टी को आज ये जरूर लग रहा होगा कि हमें 300 सीट लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से हम पिछली बार करते आए हैं कमोबेश वही स्थिति उससे बेहतर हो गई है। 2018 में तो तीनों राज्य हार गए थे, अब 2023 में तीनों राज्य जीत चुके हैं। तो अगर हम जीत चुके हैं ये तीनों राज्य, तो फिर हमें क्या दिक्कत है? हमें तो फिर 300 सीटें आ ही सकती हैं। और यहीं से वो चैलेंज जो है वो इंडिया गठबंधन का शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं कि अब मीटिंग होगी और फिर क्या निकलता है, इस मीटिंग से क्या निकलता है, क्योंकि अब बची हुई चीज़ सीट शेयरिंग है। अब सीट शेयरिंग का अगर फॉर्मूला तय हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो आगे का इलेक्शन है, जो आगे जाकर लड़ना है, वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा रहा तो फिर आगे जाकर और भी दिक्कत होगी। हालांकि फैक्टर इन हम अपने शो में और भी करेंगे कि आखिरकार हार जीत की ये जो वजह है और क्या हो सकती है, इसका और न्यूज़ मॉर्टम किया जाएगा। एक और वजह है जो कि बतानी आज की तारीख में ही ज़रूरी है, वो ये है कि क्या कांग्रेस को कांग्रेस से खतरा है। मतलब? उदाहरण के लिए अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, ये पूरे 5 साल के कार्यकलाप में लड़ाई हुई, राजस्थान में यही दिखता रहा। तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस में इज इक्वल टू बीजेपी। अगर लड़ते रहे टीएस सिंह बाबा और बघेल साहब, तो रिजल्ट क्या आया वो भी स्पष्ट है। मान लीजिए कि अगर लड़ते रहे अंदर ही अंदर कमलनाथ और दिग्विजय और कपड़े फाड़ने वाली बात आ गई तो फायदा किसका हुआ? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए कि एक होकर के लड़े तो कर्नाटक जीते। हाँ, अगर वहां कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था तेलंगाना में तो जीत हुई। लेकिन यहां तो बड़ा स्पष्ट दिखता था, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दिया करते थे, मुद्दे सजा सजा करके सामने रख दिया सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी के गहलोत साहब के खिलाफ। तो ये अपने आप में एक ऐसी लड़ाई थी जिसको कि कांग्रेस अपने घर में नहीं जीत पाई थी, तो बाहर कहाँ जीतती। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं दिखाई पड़ रही थी। रही होगी, खींचतान नहीं रहा होगा ऐसा नहीं है। हम देख रहे थे कि रमन सिंह को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, वसुंधरा जी को नहीं दिया जा रहा है, या फिर शिवराज जी को डिक्लेयर नहीं किया गया है। बावजूद उसके उन्होंने मतलब अपने मन की पीड़ा मन में ही रखते हुए और कीप काम एंड कैरी ऑन वाला जो एक लाइन होता है उसको फॉलो किया और देखिए नतीजे सामने। चलिए आगे भी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब सीधे 24 की लड़ाई होनी है। सेमीफाइनल हो चुका है, नतीजे हम सबके सामने हैं। हम और भी इस मामले को लेकर, इस राजनीति को लेकर, इसको किस तरह से हार हुई है, क्या और वजह हो सकती हैं, इनका न्यूज़ मॉर्टम करते रहेंगे अपने शो में। लेकिन अब सीधी लड़ाई फाइनल की है, 24 की है। तो ऐसे में क्या सबक सीखा है कांग्रेस पार्टी ने, क्या कुछ और करना है भारतीय जनता पार्टी को? अगर आपको कुछ समझ में आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।